हेलो एवरीवन। मल्ली पीसेस वन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि घटना चक्र की सीरीज जो हमारा जीएस पॉइंटर चल रहा है उसमें ये हमारा चौथा लेक्चर होगा। टॉपिक होगा हमारा आज का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता को भी हम कवर करेंगे। इसी प्रकार से आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा। उसके बाद एक आपको पूरा डायरेक्ट पूरा जीएस पॉइंटर जो हमारा है राज्य व्यवस्था का पूरा मैराथन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग पॉइंट टू टॉपिक आप देखते जाइए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम नागरिकता को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला हमारा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से हुआ था। तो आपको पता है कि भारत और इंडिया के नाम से हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया था। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है। ठीक है, यूनियन माने संघ। नेक्स्ट हमारा है भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का जो अधिकार दिया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वह नए राज्य को बनाने का उसके बाद शक्ति दिया गया। ठीक है, संसद को नए राज्य के गठन की शक्ति किसे है, तो संसद में है। ये आपने पढ़ा अभी। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की जो सीमाओं को परिवर्तित करने की भी शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। ठीक है, बना भी सकता है संसद और उसकी सीमाओं को भी परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त है, ये भी संसद को। आगे हमारा है कि नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है। तो सही आपको जो दिया गया है, संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, आपको पता है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी जो अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। ठीक है, आपको पता है कि जब भी नए राज्यों का निर्माण होगा तो उसमें पहली अनुसूची के माध्यम से ही आपका उसमें विधि का कानून बनाना पड़ेगा और चौथी अनुसूची में भी संशोधन करने का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है। ठीक है, इसके क्षेत्र सीमाओं नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की जो विधि होती है वह 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो भी किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, वह आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आगे हमारा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने का जो विधेयक होगा पहले पारित होगा वह अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने का जो विधेयक पारित होगा वह है सिर्फ आपका साधारण बहुमत से ही पारित होगा। अब कथन कारण देखते हैं हम। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति संबद्ध राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। मतलब उनको दिया है, उनको भी बताया जाता है राज्य को भी, लेकिन वो राष्ट्रपति को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो वही चीज जो मैंने बताया था वही है। तो ये दोनों सत्य बात है। ठीक है, किंतु जो आर है वह एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान देना है। आगे है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। जहाँ भी यूटी है जो भी, तो वहाँ पे किसका प्रशासन होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वह कैसे है, किस प्रकार से है, तो आर्टिकल 240 एक खंड क अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 240 एक ख लक्षद्वीप, 240 ग जो है दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, 240 ए मतलब अड़ पुडुचेरी यानी पुडुचेरी में राष्ट्रपति की शक्ति को निम्नलिखित के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 240 क ख के माध्यम से। ध्यान रहे कि 26 जनवरी 2020 को दो केंद्र शासित प्रदेशों जो हमारा दादर नगर हवेली है और दमन दीव को आपस में विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को घोषित कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक बना दिया गया है। अब ये आपको ध्यान देना है, कब का किया गया था, तो 26 जनवरी 2020 को। आगे हमारा है कि जो कथन है भारत संघ नहीं है, तो ये गलत है। आपको पता है भारत संघ नहीं है, कैसे का नहीं है, कारण क्या है, किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ये आपका जो कारण है ये बिल्कुल सही है, भारत संघ नहीं है, ये गलत है। आगे है नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है किसी राज्य के क्षेत्र का बढ़ाकर।
किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर भी आप संविधान को बंद कर सकते हैं नए राज्यों के निर्माण के लिए। नेक्स्ट हमारा है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी किसी की सीमा बदली जाएगी राज्य की, तो उसके लिए राज्य की सहमति होना आवश्यक नहीं है। आगे है संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है। क्या संभव है? तो नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 के तहत होगा। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है संसद जो विधि द्वारा भारतीय संघ के नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना कर सकती है, तो ये आर्टिकल 2 के तहत कर सकती है। तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देना है कि नए राज्यों का गठन, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन तथा राज्यों को जो सीमाओं का जो परिवर्तन होता है वह आर्टिकल 3 के तहत होता है। लेकिन जो भारतीय संघ में नए राज्यों का जो प्रवेश कराएगा, उनकी स्थापना करेगा, तो वे आर्टिकल 2 के तहत होगा। सही कथन है, देखना हमको सही कथन। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसका मतलब यही होता है कि जो भारतीय हमारे राज्य हैं उनको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। जब एसके धर कमेटी जो गठन किया गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि क्या जो भाषा है उसके आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, तो उन्होंने सीधे सीधे मना करके उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी जानी चाहिए, उसी के आधार पर राज्यों का विभाजन हो। ठीक है, जो भी भाषा के आधार पर मांग कर रहे थे तो उसको नकारा गया था। अगला हमारा है पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में भी नहीं थे। तो जो हमारे पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में जो कांग्रेस की कमेटी गठन किया गया था, इसलिए किया गया था कि भाषाई आधार पर क्या मतलब राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या नहीं, तो वे लोग भी मतलब इसके पक्ष में नहीं थे। हमारा अगला है कि यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करने का मतलब अगर नए राज्य का सृजन किया जाए तो संशोधन करना आवश्यक होगा, तो किसमें? तो प्रथम अनुसूची को। आगे है कि भारत में संघ शासित प्रदेश हैं, कितने यूटी हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? 8। नेक्स्ट हमारा है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं, तो कितने स्थान है? तो 20। वर्तमान में लोकसभा संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रों में 19 प्रतिनिधि हैं वर्तमान में, ये ध्यान देना आपको। अगला हमारा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए, कितने राज्य बने थे? तो 14 राज्य बनाया गया था, 6 यूटी बनाए गए थे। ये आपको ध्यान देना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य, कितने संघ शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 14 राज्य बनाए गए थे, 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापना की गई थी, तो 14 राज्यों का, 6 यूटी का। लेकिन वर्तमान में क्या है, भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? सॉरी, तो अंडमान और निकोबार है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव एक ही में है, और पुडुचेरी। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस समय यूटी कितने हैं वर्तमान में? तो 8। दिल्ली है, आपको पता है यूटी है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ये आपको इम्पोर्टेंट भी है। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, ये आपको ध्यान देना है। सही कथन है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है। ठीक है, जो दीव है खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात में एक टापू है ये। अगला है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। और चौथा है कि दादर और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे। जो दादर और नागर हवेली हमारा यूटी है, 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे ये। अगेन इम्पोर्टेंट ये हमारा है कि सिक्किम को विधिवत भारत संघ के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा जब दिया गया था, सम्मिलित किया गया था, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। अब राज्यों के गठन का सही जो हमारा कालानुक्रम है, तो पहले हरियाणा, उसके बाद गोवा, झारखंड, तेलंगाना, मतलब इस सन आगे बताएंगे।
तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन में था तो इसी तरह से था, लेकिन इसको स्थान जान लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई, इसलिए कि ऐसा तो है नहीं ये 4 राज्य बने थे सिर्फ। तो इसको आगे हम समय के अकॉर्डिंग देखेंगे। आगे हमारा है कि राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है, तो नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला हमारा है कि भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताना है आपको। तो उनका जो कालक्रम था, जैसे कब बने थे ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही है उसका कालक्रम। लेकिन जैसे कि अभी सन आपको पता नहीं है इधर, तो जैसे मान लीजिए हम बता दें कि जैसे सिक्किम का आपका हुआ था 1975 में, इसका गठन हुआ था, अरुणाचल का 1987 में हुआ था। तो इसी प्रकार से जब सन पता रहेगा ना तो आप अपना अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो आगे मिलेगा आपको। और छत्तीसगढ़ का जो हुआ था 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप कब आया था, तो 1 नवंबर 2000 को। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 अगर पता रहेगा तो इसको मिला लेंगे। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर को हुआ था, और झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 15 नवंबर। मतलब 2000 को 3 राज्यों का नया रूप धारण किए गए थे, काट काट के बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप आया था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, यूपी से कट के बनाया गया था, तो 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी बिहार कट करके, तो 15 नवंबर 2000 को। ये आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं राज्य और गठन का वर्ष। तो आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975। अगर अगर आपको ये डेट पता रहेगा, याद रहेगा, तो जिस प्रकार से पूछेगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर पूछे चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे, तो आप उसको अरेंज करने के लिए काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन आपको पहले डेट पता होना चाहिए, उसका सन पता होना चाहिए, ताकि आप सही से अरेंज कर सकें, इसलिए कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर वही है, आपका सुमेल करना है। नागालैंड की जो स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। मेघालय 1972, 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम 16 मई 1975 को। और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। अब राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम बताना है आपको। तो अवरोही का मतलब समझते हैं ना, कि बढ़ते से घटते की ओर जाना आपको। तो जैसे हरियाणा का हुआ था 1966 में, महाराष्ट्र में हुआ था 1960 का गठन हुआ था, इसमें निर्माण का वर्ष था। राजस्थान का जो था 1958 का। तो इस प्रकार से हमारा अवरोही क्रम रहेगा। आगे है राज्य, उसके अस्तित्व आने का वर्ष क्या है। तो नागालैंड आपने पढ़ा था कि 1963, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में बना था, आपको पता है, सिक्किम ये 1975। तो अब इतना तो पता चल गया होगा। अब जब भी आएगा तो आप अपना हल कर सकते हैं। आगे है सत्य कथन। गोवा को दमन दीव से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, ये सब सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। मैसूर राज्य का नया नाम क्या था पहले, कर्नाटक। मैसूर राज्य का जो नया नाम रखा गया है वह कर्नाटक रखा गया, ठीक, इसको ध्यान देना है। फिर अब जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और जिस वर्ष ये बना है। लक्षद्वीप 1956, दमन और दीव 1987, चंडीगढ़ 1966 और दादर और नगर हवेली 1961। अब देखते हैं सही कथन दिया गया है, 2 ऑप्शन है, दोनों सही रहेगा। तो कांग्रेस के नागपुर सत्र जो 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें प्रांतीय जो कांग्रेस समितियों का गठन किया गया था वो भाषाई आधार पर किया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कूट के माध्यम से। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो यहीं से लोचा शुरू होता है, ठीक। आगे है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो की गई थी, तो वह कब की गई थी, तो 29 दिसंबर 1953 को। राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 19 दिसंबर 1953 को। आगे है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में सही कथन क्या है। तो जस्टिस फजल अली के पास जस्टिस फजल अली इसके मतलब वो अध्यक्ष थे। तो इसमें कौन-कौन से मतलब सदस्य भी थे, तो के पर्रिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। संसद में पास राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत 14 राज्य बनाए गए थे और 6 यूटी बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किसका गठन किया गया था।
तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, आपको पता है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, तो 1953 को। कब? 1953। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। अगला हमारा है कि बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में से किसे विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो अभी तक बिहार जो अपना मांग रहे हैं विशेष दर्जा देने के लिए, तो बिहार को नहीं मिला गया, ठीक। तो ये आपको ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमारा जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र था ये समाप्त हुआ है। अब चलते हैं हम अपने नागरिकता की ओर, इसको भी हम देख लेते हैं आज ही। तो हमारा अगला टॉपिक है नागरिकता। तो नागरिकता हमारा भाग 2 में आता है, आपको पता है। 5 से 11 इसका अनुच्छेद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान में किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 2 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है, तो 5 से 11 जो कि हमारा नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान जो हमारा है प्रदान करता है एकल नागरिकता, ना कि डुअल सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि यूपी का अलग होगा, भारत का अलग होगा। तो हम लोगों का जो प्रदान है वो हमें एकल नागरिकता प्रदान है, जैसे अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। अगला हमारा है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा। तो ये आपको याद करना है, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग से समृद्ध द्वारा। तो इस प्रकार से हमें नागरिकता प्रदान की जा सकती है। भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वयं परित्याग करेगा या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से उसकी नागरिकता अपना खो देगा वो। आगे हमारा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। बिल्कुल सही। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा हमारा है जिस राज्य में विदेशी एक बार जो विदेशी हैं वो एक बार नागरिकता दे दी गई है तो किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है कि इसका कथन कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। क्यों सही है? कि भारत में केवल एक ही नागरिकता प्राप्त होता है, आपको पता है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही मतलब क्या राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई उस किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा तो है नहीं कि कहीं मतलब कि कोई गलत एक्टिविटी करे और उनकी नागरिकता न ली जाए। तो ये दोनों गलत है। अगला हमारा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए जो अर्ह हैं वे हैं। तो एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो हैं जो देश के दूसरे देश का नागरिक हैं किंतु जिसके पितामह या पितामही, जिसको माता मातामही मतलब उनके पिताजी तो होने के समय भारतीय नागरिक थे, संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। इस प्रकार से उनको भी दिया जा सकता है, ठीक है, इसी आधार पे। सही कथन क्या है? नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ये जो स्पेशल है से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं, ठीक है। ये स्पेशल इनको दर्जा दिया गया है इन राज्यों को, तो इनको देखना है आपको एक बार। दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो किस देश ने किया है? तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ये आपने पहले ही पढ़ लिया है। आगे हमारा है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो कौन है? तो संसद है। आगे है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष। अगर नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कम से कम 7 वर्ष आपको बिताना पड़ेगा, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। नागरिकता जो संशोधन विधेयक जो 2019 था वह 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ था। ये डेट याद रखना है कि 9 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया था। इसमें क्या था कि इसका उद्देश्य यही था कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह की जो नागरिक हैं उनको नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। जो भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, बहुसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा नागरिकता का चैप्टर भी समाप्त होता हुआ।